नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है साइकोलॉजी की क्लास में। देखिए, हमने बाल विकास जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें से हमारा एक बीच में जो रह गया था, जिसके बारे में कई बार कई क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान की शाखाओं के रूप में, मनोविज्ञान की शाखाएं पढ़ रहे थे। मनोविज्ञान की शाखाएं, मनोविज्ञान की जो शाखाएं पढ़ रहे थे उन शाखाओं में देखिए, मुख्यतया अगर हम बात करें मनोविज्ञान की शाखाओं में, तो जो उस शाखा के बारे में हम बात कर रहे थे जिसके बारे में जो हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, शिक्षा मनोविज्ञान। लेकिन इस शिक्षा मनोविज्ञान अकेले से हम यहाँ पे अकेले शिक्षा मनोविज्ञान से संबंध नहीं रखा जाता। मनोविज्ञान का अन्य विषयों के साथ भी संबंध रखा जाता है। तो मनोविज्ञान की शाखाएं यानी शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान तो है ही है, शिक्षा मनोविज्ञान के साथ साथ और कौन सी शाखाएं हैं जो कि मनोविज्ञान के साथ संबंध रखती है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, उसमें है साथियों राजनीति मनोविज्ञान। क्या है? राजनीति मनोविज्ञान। उसी में है शिक्षा मनोविज्ञान, उसकी शाखा। ये शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम अध्ययन करें, शिक्षा मनोविज्ञान। उसी में है साथियों दर्शन मनोविज्ञान। उसके बाद उसी में है साथियों संगीत मनोविज्ञान। उसके बाद में है साहित्य मनोविज्ञान। उसके बाद में है संचार मनोविज्ञान। उसके बाद में है कंप्यूटर मनोविज्ञान। उसके बाद में है मानविकी मनोविज्ञान। ये मुख्यतः शाखाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये जो शाखाएं हैं मनोविज्ञान की एक शाखाओं के रूप में है। और इससे पहले हम इन शाखाओं के बारे में, ये बीच में टॉपिक अलग से करवाया जा रहा है बाल विकास के संबंध में। बाल विकास से पहले ये होता है जो हमने नहीं करवाया था पहले, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम बात कर रहे थे। हमारे जो विषय लगते हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान लगते हैं। अब देखिए, बीएड का जो पेपर रहता है उस पेपर का नाम है, बीएड का जो पेपर रहता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बीएसटीसी का रहता है फर्स्ट का बच्चे और बचपन। बीएसटीसी सेकंड का जो रहता है वो रहता है बच्चे और सीखना। ये सब्जेक्ट रहते हैं मुख्यतः। और जो बीएससी बीएड और बीए बीएड में रहता है उसमें रहता है बाल मनोविज्ञान के इसमें रहता है शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें एक रहता है शिक्षा मनोविज्ञान। और हम अध्ययन कर रहे थे सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जब हम अध्ययन कर रहे थे तो हमने सबसे पहले शिक्षा शब्द के बारे में जाना था। उसके बाद में देखिए दोनों शब्दों को मिला देते हैं। और हमने एक चीज़ पहले पढ़ ली है साथियों, आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान शब्द के बारे में देखें, दोबारा से ध्यान से देखिए। पहले भी हो सकता है तुम लोगों ने ये चीज़ें की हो। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा के रूप में है, सबसे बड़ी ब्रॉड शाखा है मनोविज्ञान की। शाखाओं के बारे में ये जितनी भी शाखाएं हैं, मैंने कहा वर्तमान में मुख्यतः 30 शाखाएं हैं। इन 30 शाखाओं में देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान एक अपनी अलग सी पहचान लिए हुए है। शिक्षा मनोविज्ञान का
की आवश्यकता किस लिए पड़ी? बालकों के लिए पड़ी, उस शिक्षक के लिए पड़ी। शिक्षा मनोविज्ञान जो मुख्यतः वो सिद्धांतों पे काम करता है। देखिए मनोविज्ञान में दो चीज़ें आती हैं, मनोविज्ञान में दो चीज़ें शामिल ली जाती हैं, और मनोविज्ञान के साथ जब अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान जोड़ते हैं, मनोविज्ञान के साथ हम अगर शिक्षा मनोविज्ञान जोड़ते हैं तो हमारे पास आते हैं मनोविज्ञान के सिद्धांत। हमारे सामने जो निकल कर के आते हैं वो आते हैं मनोविज्ञान के सिद्धांत। और उसके बाद में दूसरा जो आती है वो आती है मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ। मनोविज्ञान के सिद्धांत और मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ, इन रूपों में अगर रखा जाता है, इनमें अगर हम देखते हैं तो साथियों मनोविज्ञान के सिद्धांत और मनोविज्ञान की शिक्षण विधियों को अगर हम देखते हैं तो मनोविज्ञान के कुछ एक सिद्धांत हैं, सिद्धांत कहते हैं नियमों को, और मनोविज्ञान जो कार्य करता है शिक्षा मनोविज्ञान, वो मनोविज्ञान के सिद्धांतों पे करता है और दूसरा मनोविज्ञान की शिक्षण विधियों पे करता है। इन दोनों पे ये चीज़ें कार्य करती हैं। तो मनोविज्ञान के जो सिद्धांत और शिक्षण विधियाँ हैं ये चीज़ें लागू होती हैं, और ये चीज़ें लागू किस में होती हैं? दोनों शिक्षा मनोविज्ञान में होती हैं। अब साथियों इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है हमारे सामने कि जब जो बालक है उस बालक को पढ़ाने के लिए कौन, एक शिक्षक पढ़ाता है एक बालक को, वो शिक्षक किसी बालक को पढ़ाता है और उस बालक को जो पढ़ाता है तो वहाँ पे कौन से नियमों की आवश्यकता है, वहाँ पे कौन से सिद्धांतों की आवश्यकता है, कौन से नियमों की और कौन से सिद्धांतों की आवश्यकता है, ये चीज़ें वहाँ पे सबसे पहले अपनी अहम भूमिका रखती है। उसके बाद में शिक्षक और बालक के बाद में अगर बात करें तो मनोविज्ञान में जो शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण विधियों की अगर हम बात करें तो शिक्षण विधियों को मुख्यतः मनोविज्ञान के अंदर दो रूपों में रखा जाता है। इन शिक्षण विधियों के बारे में भी हमें चर्चाएं करनी है शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में, उनके बारे में भी हमने चर्चाएं नहीं की। देखिए मनोविज्ञान की शिक्षण विधियों को अगर हम देखें तो दो रूपों में रखा जाता है। पहले ये छोटी छोटी बातें हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करना जरूरी है। मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ, मनोविज्ञान की शिक्षण विधियों को दो रूपों में रखा जाता है। पहली है आत्मनिष्ठ विधि, दूसरी कौन सी है? वस्तुनिष्ठ विधियाँ। वस्तुनिष्ठ विधियाँ दो रूपों में रखा जाता है, एक तो आत्मनिष्ठ विधियाँ और दूसरी वस्तुनिष्ठ विधियाँ। अब आप लोगों ने आगे चल करके सुना होगा कि जो आत्मनिष्ठ विधियाँ हैं ये अमनोवैज्ञानिक होती हैं। क्या होती हैं? अमनोवैज्ञानिक विधियाँ होती हैं, जबकि जो वस्तुनिष्ठ विधियाँ हैं ये मनोवैज्ञानिक विधियाँ होती हैं। मनोवैज्ञानिक विधियाँ होती हैं, ये अमनोवैज्ञानिक विधियाँ हैं और ये मनोवैज्ञानिक विधियाँ हैं। इनको दो रूपों में रखा जाता है, मैंने बताया आपको। जो अमनोवैज्ञानिक विधियाँ हैं, सबसे पहले हमारे पास जो अमनोवैज्ञानिक विधियाँ हैं, अमनोवैज्ञानिक विधियाँ, इन दोनों शब्दों के बारे में समझिए कि अमनोवैज्ञानिक क्या है और मनोवैज्ञानिक क्या है। दूसरा हमारे पास है मनोवैज्ञानिक विधियाँ। इन विधियों को लिखने से पहले, इन विधियों के बारे में आगे बढ़ने से पहले इन शब्दों के अर्थ के बारे में पता होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक विधियाँ, एक अमनोवैज्ञानिक विधि और दूसरी कौन सी है? ये मनोवैज्ञानिक विधियाँ। ये जो अमनोवैज्ञानिक विधियाँ हैं, विधियाँ यानी मनोविज्ञान में जो विधियाँ हैं उनके कहीं ना कहीं कोई ना कोई सार्थकता स्वरूप है, यानी उनके मूल्यांकन का जो स्वरूप है। यानी मैं कहूँ अमनोवैज्ञानिक विधियाँ वो हैं जो कि मनोविज्ञान के जो पैमाने हैं, मनोविज्ञान का एक सही सार्थक रूप है, मनोविज्ञान का एक सही ढंग है, मनोविज्ञान के पैरामीटर हैं, उनके ऊपर वो खरी नहीं उतर रही। अब वो खरी नहीं उतरने का कारण देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो इसमें शामिल की जाती हैं। जैसे मैं सबसे पहले कहूँ कि इनके अंदर देखा जाए तो वस्तुनिष्ठता के गुण नहीं है, और वस्तुनिष्ठता नहीं है तो इसके अंदर विश्वसनीयता नहीं है। वस्तुनिष्ठता नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है,
उसके बाद मैं कहूँ तो इसमें वैधता नहीं, और वैधता नहीं है, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता नहीं है, तो ये व्यापक स्वरूप में भी नहीं है, व्यापकता नहीं। और जब ये व्यापक नहीं होगी तो ये सार्वभौमिक नहीं होंगी, और ये चीज़ें जब नहीं होंगी तो इनकी भविष्यवाणी नहीं की जाएगी, इनकी हम क्या नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता, सार्वभौमिकता और भविष्यवाणी, ये जब सारी चीज़ें होंगी तो ही वो विधि क्या होगी, वैज्ञानिक विधि कहलाएगी। अब ये क्या होंगे, वस्तुनिष्ठता क्या है साथियों, ये चीज़ें हैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कंपटीशन के दौर से देखें, चाहे वो थ्योरेटिकल दौर से देखें, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। ये मूल्यांकन की इकाइयाँ मानी जाती हैं साथियों, ये मूल्यांकन के पैरामीटर माने जाते हैं, मैं या कहूँ मूल्यांकन के गुणांक के रूप में माने जाते हैं, गुणांक के रूप में माने जाते हैं, या मैं कहूँ पैरामीटर ऑफ इवेल्युएशन, पैरामीटर ऑफ इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन के, या मैं कहूँ मूल्यांकन की इकाइयाँ, या कई पुस्तकों में लिखा हुआ है मूल्यांकन के प्रकारों की रूपरेखा, इन्हीं से प्रदर्शित होती है साथियों, ये सारी चीज़ें इन्हीं से आती है। पहला है हमारे पास वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है साथियों कि जो चीज़ हमने लेकर के आए, जो भी आंसर हमने लेकर के लेके आए, आपने एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है, उधर ऑप्शन दिए गए आपको, ए दिया गया दिल्ली, बी दिया गया मुंबई, सी दिया गया कोलकाता और डी दिया गया चेन्नई। ये जो आंसर है ये वस्तुनिष्ठ है आंसर, और यहाँ पे आपने केवल और केवल, वस्तुनिष्ठ वो चीज़ होती है जो बिल्कुल सत्य होती है, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं रहती। यानी हम कहें कि यहाँ पर 100% जो शुद्धता होती है, 100% जो सत्य बातें होती हैं, वो ही किस में रखी जाती हैं, वस्तुनिष्ठता में रखी जाती हैं। अब वस्तुनिष्ठता में भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, इसमें कोई संशय नहीं है, ये आंसर यही होगा। अब दुनिया में कहीं भी ये पूछ लिया जाए, ये तो नहीं है कि मैंने राजधानी आप लोगों को बताई है और मेरे तक सीमित है कि भारत की राजधानी साथियों दिल्ली है और किसी को मत बताना है, ऐसा तो संभव नहीं है। जबकि ये वस्तुनिष्ठता है, इसके अंदर वस्तुनिष्ठ वो है जो चीज़ सही होगी, बिल्कुल सत्य होगी, पूर्णतः सत्य होगी। अब यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, देखिए ये वस्तुनिष्ठ है, अब इसको आत्मनिष्ठ किस तरीके से बनेगा, जिसमें सार्थकता नहीं निकल कर आएगी कि भारत की, वो भी क्वेश्चन था और ये भी, भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब जितने मुंह उतनी बात होंगी, क्योंकि जितने भी क्षेत्र हैं सारे के सारे जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रहे हैं वो किसी एक शब्द में या 2 या 4 लाइनों में तो इसको नहीं समेट सकते। वो क्या है कि अलग अलग आधार पे इसको समेटेंगे, और जब अलग अलग आधार पे कहेंगे तो उसमें तो एक ही आंसर था, सभी का समान आंसर आ रहा था। अगर वो सही समान आंसर था, पूरे विश्व में कहीं पर भी पूछ लिया जाए उसका तो आंसर वही रहना था। लेकिन इसमें जो आंसरों का आधार है वो सही नहीं रहता, और सही नहीं रहने की वजह से उसमें वस्तुनिष्ठता नहीं रहती। इसी कारण से वस्तुनिष्ठता जिसमें होगी वो क्या होगी, मनोवैज्ञानिक विधि, और जिसमें वस्तुनिष्ठता नहीं होगी वो क्या होगी, अमनोवैज्ञानिक होगी। और ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले समझा दी थी। आप लोगों को अगर थोड़ा सा ध्यान है, ये चीज़ें मैंने जो आज समझा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों। मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी, मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक, तो आपको वहाँ से भी समझ में आ जानी चाहिए थी कि मैंने कुछ लिखाया था कि मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान है सकारात्मक, विधायक, अनुप्रयुक्त
और नहीं है आदर्शात्मक, अनप्रयुक्त और नियामक। ये जो शब्द मैंने दिए थे, सकारात्मक, विधायक और अनुप्रयुक्त, ये शब्द मैंने आपको लोगों को बताए थे कि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं मनोविज्ञान है और ये मनोविज्ञान नहीं है। क्यों? देखिए, सकारात्मक स्वरूप में चलने वाली चीज़ मनोविज्ञान है, ये अमनोविज्ञान। अब आप यहाँ इन्हीं दो शब्दों को रखिए जो आप अभी जिसके बारे में समझ रहे हो। यहाँ इसको मानिए मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, और इसको रखिए अमनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और दूसरा अमनोवैज्ञानिक। इन दो रूपों में रखिए इनको। मनोवैज्ञानिक सकारात्मक रूप में रहेगी, वो रहेगी। विधायक यानी जो कभी टूटता ना हो, उसमें रहेगी। तीसरा अनुप्रयुक्त, और यहाँ अनुप्रयुक्त है, दोनों में अंतर है। अनुप्रयुक्त का अर्थ है अनुसार प्रयोग में आना। क्या है? अनुसार प्रयोग में आना। अनुसार जो चीज़ प्रयोग में आती है वो क्या है? मनोविज्ञान है। और अनप्रयुक्त जो है वो ये है अनुसार प्रयोग में ना आए, जो नियामक हो, जो नियमों से चले। हमने यहाँ पे एक बात कही थी, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। 20वीं शताब्दी से लेकर के वर्तमान का जो विज्ञान था, व्यवहार का विज्ञान था साथियों। और जहाँ व्यवहार होता है वहाँ नियम नहीं होते, जहाँ नियम होते हैं वहाँ व्यवहार नहीं होता। तो हमें ये बात, इस बात की ओर ध्यान देना है। अब वापिस यहाँ आइए, मनोवैज्ञानिक और अमनोवैज्ञानिक। पहले अमनोवैज्ञानिक के बारे में समझिए। वस्तुनिष्ठता, जहाँ वस्तुनिष्ठता होगी वो क्या होगी? मनोवैज्ञानिक होगी। अमनोवैज्ञानिक वो होगी जिसमें वस्तुनिष्ठता नहीं होगी। इन शब्दों को समझिए। दूसरा क्या है? विश्वसनीयता। यानी विश्वसनीयता का अर्थ, यानी आपने जो क्वेश्चन लिखा था उसी क्वेश्चन के ऊपर आइए कि भारत की राजधानी क्या है। आपने आंसर दिया दिल्ली। अब यहाँ ये दे तो दिया, इसको आपने यहाँ पे चेक करवाया तो 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको कितने मार्क्स मिले? 1 मिला। 2 का था तो 2 मिले। अब दुनिया में इस आंसर को तुम कहीं भी चेक करवा लो, इस आंसर को तुम लोग कहीं पर भी चेक करवा लो, इसका समान आंसर है तो समान क्या मिलेंगे? मार्क्स मिलेंगे। जब समान आंसर हो तो वस्तुनिष्ठता कहलाएगी, और जब समान मार्क्स मिले तो क्या कहलाएंगी? विश्वसनीयता। और जब वो चीज़ सही है तो उसके ऊपर हम यहाँ दूसरे रूप में भी देख सकते हैं कि उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीयता में उसे रखा जा सकता है। उसके बाद में तीसरा है वैधता। वैधता कहते हैं किसी सीमा को, क्या कहते हैं? सीमा को। यानी कक्षा 10 का पाठ्यक्रम है साथियों। किसी कक्षा है 10वीं का जो पाठ्यक्रम है, हम यहाँ पाठ्यक्रम से लेते हैं। 10वीं का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में निर्धारित सिलेबस दिया रहता है, निर्धारित सिलेबस दिया जाता है। और वो जो निर्धारित सिलेबस है, उसी सिलेबस के आधार पे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी आधार पे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या उस पाठ्यक्रम से कहीं से बाहर से लिया गया? नहीं लिया गया। अब दूसरा वैधता इसमें देखिए कि आप लोगों ने जितने भी प्रश्न पत्र देखे होंगे, उन प्रश्न पत्रों में एक चीज़ दी जाती है कि आपको कुछ पहले रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसके बाद एक शब्द वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसके बाद अति लघुत्तरात्मक दिए जाते हैं, उसके बाद लघुत्तरात्मक दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद निबंधात्मक दिए जाते हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन सामान्य श्रेणी के होते हैं जो सभी को आते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो चंद लोग कर पाते हैं। आप लोगों ने भी पहले एग्ज़ाम दिए होंगे, यानी 100% लोग बैठते हैं एग्ज़ाम में, 100 लोगों में से 100% किसी पेपर को हमने बनाया, तो उसमें से 20% ऐसे होंगे जो कि सभी को आते होंगे, ऐसे बालक होंगे जो कि सभी को 20% क्वेश्चन सभी करके आएंगे। कहने का तात्पर्य मेरा विद्यार्थियों कि ये जो प्रश्न पत्र है, वो प्रश्न पत्र सभी को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। किसी पार्टिकुलर, किसी विशेष व्यक्ति, किसी प्रतिभा, टर्मन और मोरल की तुमने बुद्धि में सारणी पढ़ोगे आगे, तो उसमें पढ़ोगे कि जो बुद्धि की जो श्रेणी है, उस श्रेणी को 10 भागों में उन्होंने बांटा है,
उन सभी को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि प्रतिभाशाली ही उनके आंसर दे पाए, ऐसा भी नहीं कि केवल मंदबुद्धि ही उनके आंसर दे पाए, यानी जितने भी बालक हैं, जिस जिस श्रेणी के बालक हैं, उन बालकों को ध्यान में रख करके प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। और उन्हीं जो बालकों को ध्यान में रख करके प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाता है, उसे ही सीमा कहते हैं, उसे ही वैधता कहते हैं। वो उसकी क्या है? वैधता। यानी वो पाठ्यक्रम, निर्धारित पाठ्यक्रम वहाँ तक सीमित है, उन्हीं में से उसे क्वेश्चन पूछे जाएं, ऐसा है वैधता में। अगला क्या है? व्यापकता। इन दोनों को साथ में पढ़िए, व्यापकता और क्या है? सार्वभौमिकता। व्यापकता क्या है? जो चीज़ बड़े स्तर पे, जो चीज़ सही है, पहले यहाँ से अनुमान लगाइए, जो चीज़ क्या है? सही है, और सही है उसके ऊपर क्या किया जाएगा? विश्वास किया जाएगा। जो चीज़ सही है उसके ऊपर विश्वास किया जाएगा, और जिसके ऊपर विश्वास किया जाएगा उसकी कोई ना कोई तो सीमा होगी। ऐसा तो नहीं है कि उसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं रहेगी। जो चीज़ सही है उसके ऊपर विश्वास किया जाएगा, और उसकी कोई ना कोई निर्धारित क्या होगी? सीमा होगी। और सीमा के बाद वो बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे, या मैं कहूँ कि वो सभी सार्वभौमिक, हर क्षेत्र विशेष में वो जाएगी, और हर क्षेत्र विशेष में जाएगी तो उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, और वो सार्वभौमिक होगी, हर जगह जाएगी। और जो चीज़ सही है, सार्वभौमिक है, वैधता है, विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है, उसकी हम क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी कर सकते हैं। आज लोगों, तुमने साथियों देखा होगा, विज्ञान का दौर है। विज्ञान के दौर में आगे बता दिया जाता है कि 5 दिन के बाद बारिश आएगी, 5 दिन के बाद मौसम सही रहेगा, ऐसा कुछ बताया जाता है। यहाँ तक कि मानव ने विज्ञान के दौर में आगे, यानी मौसम तक का उसने पता लगा लिया। अब विज्ञान के दौर में पता लगा लिया, तो इन सभी में क्या है? विज्ञान है दोस्तों। जहाँ विज्ञान है वहाँ मनोवैज्ञानिक है, और जहाँ विज्ञान नहीं है वो क्या है? अमनोवैज्ञानिक है। और विज्ञान के रूप में देखा जाता है तो मुख्यतः 3 चीज़ें होती हैं विज्ञान में। इसको अगर विज्ञान के रूप में रखा जाता है तो विज्ञान में मुख्यतः 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है प्रयोग, दूसरा होता है प्रयोज्य, और तीसरा होता है प्रयोगकर्ता। ये 3 चीज़ें रखी जाती हैं साथियों। प्रयोग, प्रयोज्य और प्रयोगकर्ता, 3 चीज़ों को शामिल किया जाता है विज्ञान के स्वरूप में देखा जाए। अब विज्ञान के स्वरूप में 3 चीज़ें शामिल की जाती हैं साथियों। इन 3 चीज़ों में देखिए, प्रयोग, जिसके ऊपर प्रयोग किया जाता है, यानी किसी चीज़ क्षेत्र विशेष में, मैं यहाँ कहूँ कि जिस विषय वस्तु पे प्रयोग किया जाता है वो विषय वस्तु क्या कहलाती है? प्रयोग। प्रयोज्य, जिसके ऊपर किया जाता है, यानी मैं यहाँ कहूँ कि संसाधन क्या लिए जाते हैं, और उसके बाद में प्रयोगकर्ता, जो करता होता है, जो करने वाला होता है, यानी जो रिसर्चर होता है, वो क्या होता है? प्रयोगकर्ता होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं, और जब ये 3 चीज़ें होती हैं तो आवश्यक निष्कर्ष निकल करके आते हैं। और आवश्यक निष्कर्ष, इसमें हम एक शब्द और जोड़ेंगे, निष्कर्ष, जिसमें साथियों उचित निष्कर्ष निकले, जिसकी उचित भविष्यवाणी की जा सके, वो विधियाँ कौन सी हैं? मनोवैज्ञानिक। और जब ये चीज़ें जिसमें नहीं होंगी, वो विधि कौन सी होगी? अमनोवैज्ञानिक होंगी। और यही फर्क रखा जाता है मनोवैज्ञानिक विधियों और अमनोवैज्ञानिक विधियों में। अब साथियों हमारे पास कुछ एक विधियाँ रखी जाती हैं, जो मनोवैज्ञानिक कौन सी हैं, अमनोवैज्ञानिक कौन सी हैं, उसके बारे में हम तसल्ली से अध्ययन करेंगे। देखिए, एक तरफ हमारे पास है पहले हम लेते हैं अमनोवैज्ञानिक विधियाँ। कौन सी लेते हैं? अमनोवैज्ञानिक विधियाँ। अमनोवैज्ञानिक विधियाँ। अमनोवैज्ञानिक विधियों में पहली है गाथा वर्णन
विधि, दूसरी है अंतः दर्शन विधि। उधर हम देखें मनोवैज्ञानिक विधियों में देखें तो उधर यहाँ अंतर्दर्शन है तो यहाँ होगा बहिर्दर्शन विधि, यहाँ होगा जीवन इतिहास विधि, यहाँ होगा साक्षात्कार विधि, यही होगी प्रयोगात्मक विधि। उसके बाद यही होगी ये प्रश्नावली विधि। इन विधियों को साथियों इसमें रखा जाता है मनोवैज्ञानिक विधियों में, और ये जो है इनको मनोवैज्ञानिक विधियों में रखा जाता है। इन विधियों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे तसल्ली से। धन्यवाद दोस्तों।